अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश ऐसे के ऊपर भी दो बड़े डिटेल लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने इंग्लिश ऐसे के रूल्स और रेगुलेशंस को डिस्कस किया है कि इंग्लिश ऐसे आपने लिखना कैसे होता है, और दूसरे लेक्चर में उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करके हमने एक टॉपिक पर इंग्लिश ऐसे आपको लिख कर दिखाया था आपकी आसानी के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया पर्सनली कि थीसिस स्टेटमेंट के मुताबिक एक लेक्चर पर्टिकुलरली रिकॉर्ड किया जाए, तो ये उन रिक्वेस्ट पर मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो अगर आपने बिल्कुल न्यू हैं तो फिर वो लेक्चर सुन लें या किसी और के लेक्चर सुन लें, यानी आपको इंग्लिश ऐसे के मुताबिक अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे जिस अंदाज से ही क्यों ना हो। और अगर आपको इंग्लिश ऐसे के मतलब कुछ भी नहीं पता तो फिर थीसिस स्टेटमेंट को सुनने से पहले इंग्लिश ऐसे पर रिसर्च करें, उसको देखें, उसको सुने, उसके बाद आपको थीसिस स्टेटमेंट की समझ आएगी। क्योंकि इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। इसके अलावा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा से चीज़ों को असर नौ चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करें या बयान करें। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। लिटरल मीनिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आर एज अंडर। थीसिस का मतलब होता है ऐसे, मतलब मजमून, चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, थीसिस। और स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मीन्स अ सेंटेंस, अ स्टांस, लोकस स्टैंडर्ड। मीनिंग देयर बाय कि थीसिस स्टेटमेंट दरअसल एक जुमले में या दो जुमलों में पूरे ऐसे का एक क्रक्स होता है। यानी कि आप ये समझें कि आपका ऐसे एक दरिया है और थीसिस स्टेटमेंट ने उस दरिया को कूजे में बंद कर दिया। यानी आपकी थीसिस स्टेटमेंट एक कूजे की मानद है और आपका ऐसे एक दरिया की मानद है। यानी कि आपने उस पूरे दरिया को एक कूजे में बंद कर दिया है, ठीक है। तो उसको कहते हैं जी थीसिस स्टेटमेंट। उस पूरे जो टॉपिक है उसको आपने किस अंदाज में समझा, उसको आपने किस अंदाज में बयान करना है, ये होगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसकी में डेफिनेशन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो thesis statement in English essay is such type of statement in which a writer takes a stand and give a gist of his writing material in a single compound sentence or in two sentences। इसका मतलब ये है कि थीसिस स्टेटमेंट दरअसल लिखारी जो होता है, जो लिखने वाला होता है, जो राइटर होता है, व्हेन यू सिट इन द एग्जामिनेशन सेंटर यू आर राइटर। आप लिखारी हो उस ऐसे के, उस मजमून के, उस पूरे पेपर के आप लिखारी हो। अच्छा, उसमें क्या है? आपका वो एक स्टैंड होता है, ठीक है। और आपने उस थीसिस स्टेटमेंट में एक जिस्ट देना होता है, इशारा देना होता है कि मैं अपने ऐसे में फिला फिला चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। ये होती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। और ये थीसिस स्टेटमेंट आपकी एक कंपाउंड सेंटेंस में भी हो सकती है और दो सेंटेंसेस में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि एक ही सेंटेंस में हो, कंपाउंड सेंटेंस में हो, और 30 वर्ड से ज्यादा थीसिस स्टेटमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज रिटन एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ कंक्लूजन पैराग्राफ ऑफ योर एसे। और इंग्लिश एसे में जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बिल्कुल एंड पे और आपके कंक्लूजन पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में ये लिखी जाती है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है थीसिस स्टेटमेंट का? इसका पर्पस होता है टू अवेयर द पेपर चेकर या रीडर, ठीक है। अगर आप कोई लिखारी हो, कोई जर्नलिस्ट हो, ठीक है, कोई सहाफी हो, या आप बुक्स लिखते हो, आपने एक ऐसे की शक्ल में बुक लिखी है, तो उस बुक को जो लोग पढ़ेंगे तो वो रीडर होंगे, जिनको हम उर्दू में कारीन कहेंगे, ठीक है। जो कारी होता है, पढ़ने वाला होता है या पेपर चेकर होता है, उसको अवेयर करना दैट इन विच वे आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। जो टॉपिक एग्जामिनेशन पेपर में आया है, मैंने उस टॉपिक को किस अंदाज में समझा है, ये होती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। ताकि उसको ये पता चल सके कि इस स्टूडेंट ने इस टॉपिक को एग्जैक्टली समझा है, जिस तरह हमने पूछा है इसने इसी सेंस में इसको समझा है। और अक्सर का क्या होता है कि स्टूडेंट्स टॉपिक को गलत इंटरप्रेट करते हैं, उसको गलत समझ लेते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं डेफिनेटली। यानी कि आपने, आपकी थीसिस स्टेटमेंट का पहला मकसद ये होता है कि आपने पेपर चेकर को ये बताना होता है कि मैंने किस सेंस में टॉपिक को समझा है। उसके बाद टू कनेक्ट द बॉडी पैराग्राफ्स ऑफ ऐसे विद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड कंक्लूजन पैराग्राफ।
जो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपके मजमून का पहला पैराग्राफ होता है। उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ शुरू हो जाते हैं। बॉडी पैराग्राफ और सबसे आखिर पे लास्ट पे आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। यानी आपका जो इंट्रो पैराग्राफ है और आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है, ये दोनों पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है एज कंपेयर टू योर बॉडी पैराग्राफ्स ऑफ योर एसे। आपका जो एसे के बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, आपके इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। टू सम एक्सटेंट आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर टू सम एक्सटेंट मिलता है। वो कैसे मिलता है? वो इस तरह मिलता है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का जो आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है वो दरअसल आपका कंक्लूजन पैराग्राफ में आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का मिरर इमेज होता है। इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि उसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है, थोड़ी बहुत ममासलत होती है। आपने चीजें वही डिस्कस करनी होती है लेकिन उसका थोड़ा अंदाज क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि इनमें आपस में थोड़ी बहुत ममासलत है। अदरवाइज आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो तो टोटली डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ। अच्छा, उसके बाद देयर इज अ डिफरेंस of structure among introduction, body paragraphs and conclusion paragraphs. Introduction is a summary of your essay. अच्छा, जो आपका इंट्रो पैराग्राफ होता है वो आपके एसे की समरी होती है, इस बात को ज़हन नशी कर लें। और जो थीसिस स्टेटमेंट है ये आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की भी समरी है। यानी कि आपके एसे की समरी आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की समरी आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट बाउंड्स अ राइटर। इट्स मीन्स व्हेन यू हैव रिटन समथिंग इन योर थीसिस स्टेटमेंट, नाउ यू कुड नॉट गो बियॉन्ड द स्टैंड यू हैव टेकन इन थीसिस स्टेटमेंट। अब जो थीसिस स्टेटमेंट का चौथा जो बड़ा मकसद है वो ये है कि थीसिस स्टेटमेंट आपको बाउंड कर लेती है। यानी कि जो बात आपने थीसिस स्टेटमेंट में कर दी, उस बात के अलावा, उस स्टैंड के अलावा आप पूरे ऐसे में कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते जिसका इशारा आपकी थीसिस स्टेटमेंट में मौजूद ना हो। यानी कि जो बात आपने थीसिस स्टेटमेंट में बयान कर दी, नाउ यू आर बाउंड टू फॉलो दैट स्टेटमेंट। अगर आप उसके बरक्स जाएंगे तो ये रेगुलेशंस और रूल्स की वायलेशन होगी और ये आपको फेल कर देगी। उसके बाद मेन पर्पस ऑफ थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर इज ओनली टू गिव अ बर्ड आई व्यू ऑफ योर एसे टू द एग्जामिनर। ये आप एग्जामिनर की फैसिलिटी के लिए थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट इसलिए लिखते हो ताकि वो आपका वो एक जो कंपाउंड सेंटेंस है उसको पढ़कर उसको अंदाजा हो जाए कि इस बच्चे ने टॉपिक को इस सेंस में समझा है और ये ऐसे को इस सेंस में लिखने जा रहा है। दिस इज द पर्पस ऑफ योर थीसिस स्टेटमेंट। और थीसिस स्टेटमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही कोई जिन्न है, ना कोई खलाई मखलूक है। ये एक आम सी अंडरस्टूड सी बात है। उसके बाद हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट लिखने का तरीकाकार क्या है? फर्स्टली राइट योर आउटलाइन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने आउटलाइन लिख दी, ठीक है, ओके, इट्स ओके, आउटलाइन आपने लिख दी, खत्म होगी बात। देन राइट योर इंट्रो पैराग्राफ। अब आपने इंट्रो पैराग्राफ भी लिख दिया, इट्स ओके, इंट्रो पैराग्राफ हमने लिख दिया। आपने इंट्रो पैराग्राफ कैसे लिखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये हम ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे है देन राइट थीसिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड सिंगल सेंटेंस or you may write your thesis statement in 2 sentences, but thesis statement in compound sentence is highly recommended by CSS or PMS mentors। जो CSS और PMS के जो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो जो कहते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस में होनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप 4 सेंटेंसेस में या 5 सेंटेंसेस में लिखेंगे तो वो थोड़ा awkward हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद while making the thesis statement just focus on main headings of your outline except introduction, overview and conclusion। एक ऐसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स जो आपको थीसिस स्टेटमेंट बनाने में कामयाब कर देगा। नंबर 4 पॉइंट, व्हाइल मेकिंग द थीसिस स्टेटमेंट जस्ट फोकस ऑन मेन हेडिंग्स ऑफ योर आउटलाइन एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड कंक्लूजन। इन 3 हेडिंग्स के अलावा आपकी जो बॉडी पैराग्राफ्स की हेडिंग्स हैं, आपने जस्ट उनको फोकस करना है थीसिस स्टेटमेंट बनाते वक्त। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये नीचे हमने आपके लिए एग्जाम्पल रखी है। ये आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग को काउंट नहीं करना थीसिस स्टेटमेंट बनाते वक्त, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक को आपने काउंट नहीं करना, ठीक है। ये आप बॉडी पैराग्राफ शुरू हो गए आपके नंबर 3, यहां से आपने चीजों को देखना है। नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 नहीं सॉरी, कंक्लूजन को भी आपने इसमें थीसिस स्टेटमेंट में
फोकस नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ बॉडी पैराग्राफ को फोकस करना है ताकि आप थीसिस स्टेटमेंट अच्छे अंदाज से लिख सको। क्योंकि इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और कंक्लूजन, ये 3 हेडिंग्स तो ये जनरल हेडिंग्स हैं, ये तो हर ऐसे में मौजूद होती हैं। लेकिन असल असल जो आपकी राइटिंग्स हैं, आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आपका स्टैंड है, वो तो होता है आपके बॉडी पैराग्राफ्स में, जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। थीसिस स्टेटमेंट भी आपने इन मेन बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर ही बनानी होती है। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाते वक्त इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू ऑफ टॉपिक है, इस किस्म की चीजों को अगर आपने ज़हन नशीं किया तो फिर आप थीसिस स्टेटमेंट बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाओगे। यानी कि ये थीसिस स्टेटमेंट बनाते वक्त आपने बॉडी पैराग्राफ्स को देखना है, बॉडी पैराग्राफ्स की जो मेन हेडिंग्स हैं आपने उनको देखना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि यू में राइट थीसिस स्टेटमेंट इन आउटलाइन अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल में ये नंबर 5 हमारा मिस हो रहा है। ड्रा द कीवर्ड्स फ्रॉम योर मेन हेडिंग्स ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ्स एंड सिस्टमाइज दोज कीवर्ड्स इन अ कंपाउंड सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस। यानी कि जो आपने बॉडी पैराग्राफ्स की मेन हेडिंग्स देखी, उनमें से कीवर्ड्स निकालें। उनके कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसको बोलते ही आपको समझ आ जाए कि आपने फिलहाल चीज डिस्कस करनी है, वो होता है कीवर्ड। तो आपने उनको कीवर्ड्स को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद आपने उनको एक कंपाउंड सेंटेंस में या 2 सेंटेंसेस में आपने उसको बयान कर देना, लिख देना। अच्छा, उसके बाद यू में राइट थीसिस स्टेटमेंट इन आउटलाइन अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। जो आपकी आउटलाइन की जो हेडिंग्स है ना, उनके नीचे भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आरिफ जावेद साहब, आ रिनाउंड सीएसएस मेंटोर, ये जो डॉक्टर आरिफ जावेद साहब हैं, इनके मुताबिक आप इंट्रोडक्शन में भी जो आउटलाइन में जो आपकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग है, जिस तरह ये हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, इसके नीचे भी आप यहाँ पर आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर यानी कि आपकी 25 वर्ड की है या 30 वर्ड की, आप यहाँ पर आउटलाइन में भी लिख सकते हैं। ये डॉक्टर आरिफ जावेद साहब का कहना है। लेकिन मोस्टली जो है वो बट मोस्टली मेंटोर्स डोंट रिकमेंड टू राइट थीसिस स्टेटमेंट इन आउटलाइन। बहुत सारे मेंटोर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट जो है शुरू में आप अगर लिखेंगे तो ये थोड़ा इरेगुलरिटी है। लेकिन अगर आप लिख भी दें तो इसमें कोई हरज नहीं होता। वैसे लिखनी नहीं चाहिए, यानी कि खामखा में आप अपने आप को रिस्क में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये थीसिस स्टेटमेंट 2 जगहों पर लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इंट्रो के एंड पे, कंक्लूजन के शुरू में। इसके अलावा किसी जगह पर लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद राइट योर थीसिस स्टेटमेंट इन द स्टार्ट ऑफ योर कंक्लूजन पैराग्राफ विद सम चेंजिंग्स। You know that conclusion paragraph of an English essay is a mirror image of your introduction paragraph. So that's why write thesis statement before conclusion as mirror image of thesis statement as you have already written at the end of your intro paragraph. Intro paragraph के एंड पर आपने जो thesis statement लिखी है उसको थोड़ा, उसका सेंस वही होना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करके कंक्लूजन के शुरू में लिख देंगे। ठीक है, आपने कंक्लूजन को शुरू करना है कि इन कंक्लूजन या कंक्लूसिवली, ये लफ्ज लिखकर आपने कंक्लूजन पैराग्राफ का आगाज इस लफ्ज से करना है। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्या करना है, रीशेप करना है। बात वही होनी चाहिए, सेंस वही होना चाहिए, लेकिन उसकी वर्डिंग जो है ना वो सेम ना हो। अच्छा, उसके बाद ये टॉपिक है कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान एंड हाउ दिस इशू कुड बी रिजॉल्व्ड। ये मैंने जानबूझकर एक इजी टॉपिक सेलेक्ट किया है ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये इस टॉपिक के 2 हिस्से हैं। पहला है जी व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। इसका मतलब है कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, इसका मतलब ये है पहले हिस्से का। एंड हाउ दिस इशू कुड बी रिजॉल्व्ड, और ये इशू किस तरह रिजॉल्व हो सकता है। ये है जी प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब बात का ये है कि कौन से स्टेप्स हैं जो हम अगर उनको कर लें तो एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इस टॉपिक के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखें। इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग दी, ये तो आपने हर ऐसे में देना होती है। ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक आप लिखेंगे, ये भी आपने हर ऐसे में लिखना होता है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक में सिर्फ एक ही पैराग्राफ होता है जिसमें आपने ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक को थोड़ा एलोबरेट करना होता है कि टॉपिक एक्चुअली है क्या। उसके बाद कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान हमने हिट किया है, जो पहला हिस्सा है या पहला पार्ट है इस टॉपिक का, उसको कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। ये है जी लॉलेसनेस है, सोशल ईवल्स हैं जिसमें करप्शन है, नेपोटिज्म इसमें डिस्कस कर देंगे। उसके बाद चेक एंड बैलेंस नहीं है, और इससे लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ क्वालिटी है, लैक ऑफ प्लानिंग है, चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कोलैप्स कर रही हैं, मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, यानी हम बददियानत लोग हैं और काम करने में हमें दिक्कत होती है, हम काम नहीं करते, और इस किस्म की मॉरल जो चीजें हैं बददियानती कर देते हैं। ठीक है,
पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स हमारे ठीक नहीं है सोसाइटी के ओवरऑल। तो ये चीजें हैं, हम लालची लोग हैं बेसिकली, ये यानी कि ये चीजें मॉरल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अच्छा, यहाँ पर ऐसे डिस्कस करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि थीसिस स्टेटमेंट बताना मकसद है। सम फैक्टर्स में इवेट दिस इशू, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस इशू को कम कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ है, अवेयरनेस कैंपेन्स है, लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेनर्स है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, एरेडिकेशन ऑफ करप्शन है, मैक्सिमाइज इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री। ये इसके स्टेप्स हैं जिनके जरिए से हम। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि जब आपने थीसिस स्टेटमेंट बनानी है तो आपने बॉडी पैराग्राफ जो है ना, ये नंबर 3 से इसको और नंबर 4 इसको, क्योंकि हमारे ऐसे के पार्ट्स ही दो हैं, यानी कि इस ऐसे के टोटल दो हिस्से हैं। एक में हमने काजेज डिस्कस करनी थी और एक में हमने वो स्टेप डिस्कस करने हैं जिसके तहत हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं। ये दो हैं कीवर्ड्स, यानी कि काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एबॉलिशिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो दो बेसिकली हमारे जो है ना पॉइंट्स हैं। अब उसको हमने किस तरह किया जी, पाकिस्तान इज फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट सिंस इट्स इंसेप्शन, many factors are responsible for this and it could be abolished by taking some necessary steps। अच्छा, ये ना पाकिस्तान इज फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट सिंस इट्स इंसेप्शन, तो ये एक हमारी एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एक फ्रेज है, एक ऐसी क्लाज है जिसमें हमने एक थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी देंगे ओवरव्यू में या इंट्रोडक्शन में कि पाकिस्तान ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कब से हुआ और इस तरह का, तो लिहाजा हमने ये क्लास यहाँ पर लिख दी। उसके बाद मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट कुड बी एबॉलिश्ड बाय टेकिंग सम नेसेसरी स्टेप्स। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये हैं काजेज जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, और टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स, बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स हम इसको कवर भी कर सकते हैं। अच्छा, इस थीसिस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि एग्जामिनर को हमने ये बता दिया है कि हम अपने ऐसे में क्या लिखेंगे कि वो फैक्टर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो लिखेंगे, और हम कुछ स्टेप्स आपको बताएंगे जो इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं हमारे मुआशरे से। यानी कि हमारे ऐसे का दो बड़े मटेरियल होगा, दो बड़े पॉइंट्स पे, नंबर 1 काजेस पे, नंबर 2 स्टेप्स पे। और उसके बाद, और मैं आपको ये बता दूं कि आपने थीसिस स्टेटमेंट को जनरल लिखना होता है, जिस तरह मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये जनरल स्टेटमेंट है। अगर मैं ये लिख दूं कि मेनी फैक्टर्स लाइक करप्शन, लॉलेसनेस, लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस, इस तरह अगर मैं मेंशन कर दूंगा तो वो मैं बाउंड हो जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उन फैक्टर्स की हद तक। यानी कि मैंने मेंशन नहीं करने कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बल्कि मैंने जनरल वे में लिखना है कि ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है कि नेसेसरी स्टेप्स में भी मैंने इनको पर्टिकुलरली बयान नहीं करना। अगर मैं उनको स्पेसिफिक कर दूंगा तो फिर मैं बाउंड हूं उन स्टेप्स को डिस्कस करने के लिए जो मैंने बयान कर दिए हैं, तो ये फिर ऐसे में ये चीज गलत हो जाती है। यानी कि आप बाउंड हो अपनी थीसिस स्टेटमेंट की हद तक। थीसिस स्टेटमेंट में आपने जो कुछ लिख दिया, अच्छा इसमें जो मैंने लिख दिया ना मैनी फैक्टर्स, अब इसमें मैं कोई फैक्टर किसी अंदाज से भी डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहां पर स्पेसिफिक नहीं किया। और उसके बाद सम नेसेसरी स्टेप्स, इसमें मैं नेसेसरी स्टेप्स भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने अपने आप को बाउंड नहीं किया। इसलिए थीसिस स्टेटमेंट आपकी जनरल होनी चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट में आपके पूरे जो ऐसे है उसमें आपने क्या क्या डिस्कस करना है उसका एक जेस्ट होना चाहिए, उसका एक इशारा होना चाहिए। ये होती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। हम इस पूरे ऐसे में दो चीजें हमारा फोकस होंगी, काजेज कौन से अनएम्प्लॉयमेंट के, और नेसेसरी स्टेप्स कौन से हो सकते हैं उनको इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। ये दो हमारे स्टैंड हैं। और टॉपिक जो था, टॉपिक भी बेसिकली यही था कि इन दो पॉइंट्स पे टॉपिक था, यानी कि हमने बेसिक टॉपिक को समझा और उसी की थीसिस स्टेटमेंट बनाकर हमने उसी के ऊपर ही ऐसे लिखना है। अच्छा, अब अगर आपकी आउटलाइन गलत है तो थीसिस स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। आपने आउटलाइन गलत क्यों बनाई? आपने आउटलाइन इसलिए गलत बनाई कि आपने टॉपिक नहीं समझा। जब आपने टॉपिक नहीं समझा तो आपकी आउटलाइन गलत होगी, जब आउटलाइन गलत होगी तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो इसमें मेरा फिर कोई कसूर नहीं होगा। आप फर्स्टली टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, ठीक आउटलाइन बनाएं, उसके बाद यही फार्मूला लगाएं और थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। इंशाल्लाह आपकी थीसिस स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ये पूछती हैं अक्सर औकात कि थीसिस स्टेटमेंट गलत हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं ये समझता हूं कि अगर थीसिस स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई लेकिन बाकी आपका ऐसे सारा ठीक है तो फिर भी आप सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट की वजह से फेल बिल्कुल नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये मैंने कवर कर दिया है।
अगर आपको मजीद इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे वो सवाल पूछिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को कमेंट बॉक्स में पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ, और तमाम स्टूडेंट्स को पर्सनली मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ, और उनको किसी किस्म की अवेयरनेस चाहिए तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ फॉर 24 आवर्स। ये मेरा एम है, और इंशाल्लाह हम इस एम को कैरी ऑन रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।